Hello team, good evening everyone. Shall I start the meeting? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. सभी बच्चे आ गए हैं? सभी बच्चे आ गए हैं? Yes, ma'am. चलो ठीक है। फिर जो मैंने आपको कल चीजें सिखाई थी उसके बारे में किसी को कोई डाउट या किसी को कुछ पूछना हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग? No, ma'am. ओके और मैंने कल के बच्चों को एक टास्क दिया था सक्सेस स्टोरी फाइंड आउट करने की, सभी ने किया है वो? Yes, ma'am. किया है आपने? Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. किस किस की सक्सेस स्टोरी फाइंड आउट किया आपने? एक एक करके मुझे बताना शुरू करें। मैम जैसे फ्लिपकार्ट का एक मैम सक्सेस स्टोरी थी, विक्स की थी, रेडबुल की थी। मैम कई हैं मैम, जैसे फ्लिपकार्ट में एक डिजिटल कैंपेन चलाया था, जैसे बिग बिलियन सेल जो उनकी होती है। मैम उन्होंने सोशल मीडिया में और मैम जो ईमेल मार्केटिंग है और जो बाकी मैम डिजिटल मार्केटिंग एड्स हैं उनका सहारा लेके अपनी जो है ये जो एनुअल सेल होती है बिग बिलियन डे सेल, इसको प्रमोट किया था। तो मैम इससे इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। इनफैक्ट 2018 में मैम इन्हें 1.5 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की इनको सेल रिकॉर्ड हुई थी मैम। उसके अलावा मैम जैसे एक सक्सेस स्टोरी दे सकते हैं, जैसे विक्स का मैम। मैम विक्स ने एक कैंपेन चलाया था, टच ऑफ केयर। इसमें मैम क्या था कि मैम लोगों ने अपनी इमोशनल स्टोरीज बताई थी कि कैसे उन्होंने विक्स का यूज़ किया और वो ठीक हो गए, कमर दर्द या ऐसा कुछ। तो मैम उससे भी उनकी सेल बूस्ट हुई एंड दे मैम गेन्ड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट मैम। एंड उसके अलावा मैम वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एयरबीएनबी, इन विच मैम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है जो भी लोग थे, जो ट्रैवलर्स थे, उनको मैम कहा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें जो ट्रैवल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये भी मैम इससे भी काफ़ी ज़्यादा, इससे मैम क्या हुआ कि लोगों के अंदर एयरबीएनबी के को लेके ज़्यादा अवेयरनेस आई। यस मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इससे आपको, आपने ये सक्सेस स्टोरी फाइंड आउट की, इसके लिए मैंने आपको क्यों कहा था? आपने ऐसा सोचा क्यों कहा था? इसके पीछे एक ही रीजन था, आप डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग मुझसे ले रहे हो। मैं चाहती हूँ कि आप एक कीन इंटरेस्ट से उसके ऊपर रिसर्च भी करो। अब आपने सक्सेस स्टोरी फाइंड आउट की तो आपको क्या सीखने को मिला उससे? मतलब क्या, मतलब आपके माइंड में अब एक चीज होगी कि हाँ अच्छा हम इस चीज पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैम ने हमें कहा था कि सक्सेस स्टोरी ढूंढनी है डिजिटल मार्केटिंग की। तो अब डिजिटल मार्केटिंग की सक्सेस स्टोरी में आपको फ्लिपकार्ट भी आ रहा है, ठीक है, अभी आप विक्स का भी बता रहे हो, आप एयरबीएनबी का भी बता रहे हो, सोशल मीडिया मैम का भी बता रहे पेटीएम भी आ सकता है मैम, आई थिंक पेटीएम भी आ सकता है। जब 2016 में मैम, जैसे मैम ये हम अपने से बता रहे हैं, हमने पढ़ा नहीं है। आई थिंक मैम 2016 में जब मैम डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो पेटीएम ने इसका एक बहुत बड़ा फायदा उठाया कि यहाँ पे कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट किया जा सकता है। तो उन्होंने मैम डिजिटल जो चैनल्स हैं मैम डिजिटल, उनको मैम जो है उनका सहारा लेके कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट किया। और आज मैम आप देखिए कि हर दुकानों पे, छोटी छोटी दुकान पर भी मैम पेटीएम का बारकोड देखने को मिलता है, क्यूआर कोड में स्कैन करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। और कोई जिसने सक्सेस स्टोरी फाइंड आउट किया प्लीज? Yes, ma'am. हाँ जी बताइए। Ma'am, so there's an influencer, woman and entrepreneur named Pari Chaudhary. So she belongs to Jaipur, and she went on to influencing marketing and launched a women's wear brand called as Bunai. So Bunai was launched in the year 2016 with only initials as 4 people, including herself. But currently, as we talk about, if we talk about as the year 2022, the turnover Bunai crossed is around rupees 33 crore in revenue. And Bunai offers a wide range of ethnic and contemporary women's wear,
and this entrepreneur Pari Chaudhary was she was pursuing her masters. Along with that, she was interested in pursuing certified courses in fine arts, street photography, and luxury brand management and others. So in November 2016, when she launched her 13 dresses online, so those dresses got sold in without a week, in within a week. So so she soon invested around 50,000 rupees, and then bought a couple of sewing machines. Matlab she initially very small. Initially initiated with only a small range of people, and like she hired 2 tailors only and a worker to help with packaging, and set forth the journey of this entrepreneurship. So but yeah, within a period of like 8 years, the journey has been come to a point where the Bunai brand has earning around 35 or 40 crore revenue in a year. The brand is also selling its products to countries like Nepal and Bangladesh, and the brand sold only to D2C, like directly to the customer through its website, which is www.bunai.com. So I've made a certain research on Bunai, and I've found it very appreciative and very motivative. Okay, that's great. Very good. And anyone else who has researched about the success story of anyone, any brand, any particular product or anything? Like I gave a task to everyone. Only two of you have found the success story. लिसन देखो, मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, अगर आप ही इस सेशन को इंटरैक्टिव नहीं बनाओगे आपको मजा ही नहीं आएगा सीखने में। अभी मैं प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दूंगी, ठीक है, मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। मैं कल के लिए अगर कोई और टास्क दूंगी आप फिर से नहीं करके आओगे तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ट्रेनिंग? आप सीख ही क्यों रहे हो फिर? देखो मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा इससे, मुझे होगा? आप खुद ही बताओ। और कोई है जिसने सक्सेस स्टोरी फाइंड आउट की है? हाँ या ना में आंसर कर दो, फिर मैं आगे मूव करती हूँ। हम एक और सक्सेस स्टोरी बताएं पार्ले जी की। जी जी, जो आपने जितनी भी फाइंड आउट किया आप शेयर करो, एटलीस्ट जिन्होंने नहीं फाइंड आउट किए वही सुनेंगे, एटलीस्ट उनके माइंड में कुछ जाएगा। यस मैम, पार्ले जी ने एक मैम कैंपेन लॉन्च किया था, यू आर माय पार्ले जी। मैम इसमें क्या हुआ कि मैम द डिजिटल कैंपेन मैम एम टू सेलिब्रेट इट्स कस्टमर एक्चुअली मैम। जो मैम एम था उसमें मैम जो ये जो कैंपेन चलाया है इसमें मैम इन्होंने अपने यूजर्स को जो है इनकरेज किया कि वो अपनी स्टोरीज बताएं या अपनी मेमोरीज बताएं जो भी मैम पार्ले जी से एसोसिएटेड थी सोशल मीडिया पर। So this campaign में generated a significant amount of user generated campaign। मैम इससे क्या हुआ कि इनकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ी और इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हुआ। इनफैक्ट मैम ये मैम ट्रेंडिंग पे भी आया था सोशल मीडिया पर। यस मैम एक सक्सेसफुल स्टोरी थी ओला कंपनी की, उनका नाम था भवेश अग्रवाल, जो ने ओला कंपनी स्टार्ट करी थी। ओला कंपनी स्टार्ट करी थी एज अ कैब सिस्टम टू प्रोवाइड बेटर राइड सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स and securities and to reach their destination more faster way if it is possible. ओके, तो उनकी सक्सेस स्टोरी है कि किस बारे में, मतलब वो सक्सेसफुल हुए उस ओला कैब को लॉन्च करने में? मैम मैम पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं कहेंगे क्योंकि एज अ ओला कंपनी जिनने जो ये स्टार्ट करा ये कैब सिस्टम, उससे अदर कंपनीज का भी बॉर्न हो जिससे कंपटीशन इंक्रीज हुआ मार्केट में। और फिर एज अ रिजल्ट मार्केट में हम यूजुअली लोकल
राइड्स का भी यूज करते हैं, जैसे ऑटो या रिक्शाज हो गई जो हम लोग, या मेट्रो या बसेस भी हो गए, जो हम्म। और एफिशिएंट हैं, जो कम बजट में ये हम लोग का करता है, तो हम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं करेंगे, लेकिन फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इट वाज अ सक्सेसफुल पीरियड। ठीक है, मतलब वो उसका सक्सेशन हुआ ना, मतलब। हाँ, थोड़ा सा सक्सेशन हुआ। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छी बात है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है एटलीस्ट आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, आप फाइंड आउट कर रहे हो। देखो, आपने उसको रिसर्च किया, उससे आपको ही कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और देखो, आपने मेरे साथ शेयर किया तो मुझे भी पता चला, चलो ठीक है, हाँ जी, इन्होंने ऐसे स्टार्ट किया था। अब जैसे तान्या ने बताया बुनाई के बारे में, दो तीन एग्जाम्पल। एक और आपका नाम क्या है? मैम मैम अनिरुद्ध जेरी कह अग्रवाल। सकती हैं आप हमें। जेरी। यस मैम, जेरी कह सकती हैं आप, सब जेरी कहते हैं, JARI, जेरी। ठीक है, जैसे जेरी ने अभी तीन चार एग्जांपल्स दिए, अनिरुद्ध ने ओला के बारे में बताया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? देखो, हमें अलग अलग चीजों के बारे में पता चल रहा है। किस है हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक, डिजिटल मार्केटिंग, बट उसके अंदर हमें कितनी अलग अलग चीजों के बारे में पता चला। उन्होंने हमें बुनाई का बताया, बुनाई एक ब्रांड बन गया, ठीक है। मतलब 2016 में शायद बुनाई को कोई जानता भी नहीं होगा, बट आज बुनाई एक बहुत अच्छा ब्रांड है। मतलब नो डाउट, प्राइसिंग उसकी हाई होगी, बट उसका क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छा होगा, दैट इज वाई लोग उसको परचेज कर रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे जेरी ने हमें तीन चार एग्जांपल्स दिए, पेटीएम का दिया, पार्ले जी का दिया, एयरबीएनबी का दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कितनी टेक्नोलॉजी वास्ट हो रही है, कितनी चीजें डेवलप हो रही है इन आर डे टू डे लाइफ। मतलब आज से 10 साल पहले पीछे चले जाएंगे तो अब 10 साल बाद कितनी चीजों में डेवलपमेंट हुई है। इससे हमें पता चलता है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट एक चीज है, और इसमें हमें अपने कीन इंटरेस्ट से अगर हम चीजें सीखने पे आए तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत अच्छा करियर है आगे, बस बात वही है कि हमें इसके साथ काम करना है डेडिकेटेड होके। ऐसे नहीं, अब तीन बच्चों ने तो सक्सेस स्टोरी ढूंढ ली, बाकियों ने क्या किया है? मैंने बोला तो सबको था, देखो नंबर मैं ही लगाऊंगी लास्ट में, जो आपकी असेसमेंट होगी उसके मार्क्स तो मैं ही दूंगी। अब जो इंटरैक्ट करेगा मैं उसको अच्छे मार्क्स दूंगी, जो नहीं इंटरैक्ट करेगा मैं उसको कम मार्क्स दूंगी, ठीक है। I also found out a success story of ASOS. Full form is as seen on screen. So it is a British online fashion and cosmetic retailer founded in 2000 by Nick Robert Stone and Quentin Griffith. Its targets young adults and offers a wide range of clothing, accessories, beauty products, and more. So, ma'am, its key strategies that boost its success were influencer marketing. So, it collaborates with influencers and fashion bloggers to reach a wider audience and stay trendy. Then, social media presence also. It has maintained a strong presence on platforms like Instagram, Facebook, Twitter, and YouTube, regularly posting engaging content and leveraging user generated content. Then, ma'am, it also invested heavily in uh, SEO and pay per click advertising to ensure they appears at the top of this search and research targeting audience. वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई हो जो रह गया हो, फिर मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। एनीवन एल्स विद एनी अदर सक्सेस स्टोरी फॉर टुडे? मैम मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैम वैसे मैंने क्लास तो नहीं करी थी, बट मेरे को थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा है इन लोग के एग्जांपल से कि इधर जो जैसे हमारा एस्ट्रो टॉक ऐप हो गया और जो आदिवासी ऑयल है वो यहाँ पर इधर मतलब काफी सारे जो इन्फ्लुएंसर हमारे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो हैं उनके थ्रू हम्म। यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट जो है काफी हाई स्केल पे प्रमोट कर रहे हैं, और ये अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही अपने इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हैं। जैसे कि जो हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो उनको एस्ट्रोटॉक एप्स वाले ज़्यादातर अपने प्रमोशन देते हैं, एंड जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उनको जो है हमारे आदिवासी हेयर ऑयल वाले मतलब जो प्रमोशन देते हैं। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग अच्छा आजकल मतलब मीडियम बन गया है, जिससे मतलब हम लोग अपनी टारगेटेड ऑडियंस को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपना आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा।
नाइस, आई लाइक यू, आई अप्रिशिएट यू कि आपने कल सेशन ज्वाइन नहीं किया था, बट स्टिल एटलीस्ट आपने रिसर्च किया और आपने एक मतलब एक सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की, बहुत अच्छी बात है। देखो, अभी जितने भी और बच्चों ने सक्सेस स्टोरीज ढूंढी, मतलब इसको ढूंढने में आपको कितना ही टाइम लगा होगा, आपको सिर्फ एक सर्च करना था। मैं नहीं कह रही हूँ आप नोट डाउन करो एक एक चीज, ठीक है? आप अगर उसके बारे में 2 लाइनें भी पढ़ते, वो आपके माइंड में जाती ना, मुझे उससे कुछ नहीं होगा। मेरे साथ था, आपने शेयर किया, बाकी बच्चों को भी पता चला उसके बारे में। एक इंटरैक्टिव सेशन बनेगा तभी आपको मजा आएगा। अदरवाइज मेरा तो क्या है, मैंने ट्रेनिंग देनी है, मैं प्रेजेंटेशन पढ़ के चली जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं है। अगर आप इसको इंटरैक्टिवली करोगे ही नहीं, आपको ही मजा नहीं आएगा। मुझे तो क्या है, मैं तो चलो टास्क देती जाऊंगी, हर हफ्ते आपको नए नए टास्क मिलेंगे, आप करेंगे, भूल जाएंगे कि हाँ मैंने कुछ दिया था। ठीक है, और कोई है जिसने सक्सेस स्टोरी बतानी हो? कोई नहीं बतानी है तो फिर मैं आगे। मैम एक सक्सेस स्टोरी, लास्ट सक्सेस स्टोरी बताऊंगा मैम। हम्म। मैम विनीता सिंह का आपने नाम सुना होगा, जो अभी करंटली फाउंडर ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स कौन सा, शुगर किसका नाम कंपनी। क्या पता है? विनीता सिंह शुगर हाँ कंपनी जी, की हाँ। शुगर, फाउंडर हैं। यस यस। मैम उनको सबसे पहली बात, उन्होंने तो ये कंपनी तो स्टार्ट नहीं करी थी, उनको ऑफर आया था कुछ 1 CR का या 2 CR एनुअली का, नहीं मंथली, सॉरी, हम्म 1 CR या 2 CR मंथली उनको ऑफर आया था एज अ जॉब करने का। लेकिन उनने डिक्लाइन करके उनने एक शुगर कॉस्मेटिक्स की स्टार्ट करने का प्लान किया उनने कंपनी। और आज वो एक बिग ब्रांड बन चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सेल दे कॉस्मेटिक्स, वुमेन कॉस्मेटिक्स। यस। Various brand, even my in my family, my mother also uses sometimes, and my neighborhoods recommends also sometimes too. That's why. Very good, very good. Anyone else with any other success story? हाय मैम, सॉरी मैम, Hello. मैं थोड़ा लेट हो गई। मैम मेरा कोई बात डिजिटल मार्केटिंग स्टोरी है निश हेयर के लिए। वो एक हेयर एक्सटेंशन ब्रांड है, पारुल गुलाटी ने उसको फाउंड किया है। मैम वो एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनका जब करियर डाउनफॉल हुआ तो उन्होंने हेयर एक्सटेंशन ब्रांड स्टार्ट किया 2017 में, बट वो बूम नहीं हुआ। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उनका सारे लोग इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में चले गए, तो उन्होंने भी ट्राई किया। और वो एक्ट्रेस हैं तो उनका इंस्टाग्राम आईडी ऑलरेडी पॉपुलर था, और उन्होंने उस आईडी पे अपना ब्रांड बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और उसके बाद उनकी सेल बहुत बढ़ गई। और फिलहाल वो 25 to 30 करोड़ का बिजनेस चलाती हैं, और उनका इन्फ्लुएंस मार्केट बहुत अच्छा है। और वो अपने अपने आईडी पे लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं अपना प्रोडक्ट बाय करने के लिए। और यहाँ तक कि वो शार्क टैंक पे भी आई थी अपना प्रोडक्ट अपील करने, और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट लिया भी 1 करोड़ का 2% इक्विटी पे अमित जैन के साथ। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? और कोई है या फिर मैं स्टार्ट करूं प्रेजेंटेशन अब? स्टार्ट करूं? मतलब आप बोल दो, स्टार्ट कर देती हूँ अगर नहीं है कोई भी और तो। यस मैं स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, ओके। ओके, सो आज हम जानेंगे अबाउट वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? तो किसी को पता है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? मैम वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो उसमें हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारा जो होम पेज होता है, होम पेज हमारे काफ़ी सारे टैब्स रहते हैं, उन सबको प्रॉपर वे से मैनेज करना, और मतलब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाना वेबसाइट का, जिसमें हमें थोड़ा सा इजी, मतलब यूजर फ्रेंडली भी हो और इजी नेविगेशन हो। यस, बिल्कुल ठीक। और कोई, और कुछ, मतलब कुछ भी ऐड करना हो इसमें? मैम वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन मैम एक तरह की मैम प्रोसेस है। इसमें मैम बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैम
जो वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाते हैं, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करते हैं, या फिर सर्च इंजन रैंकिंग को बेहतर कर सकते हैं मैम। तो ये मैम इसमें मैम बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, जैसे मैम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, या स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हो गया, या फिर यूजर एक्सपीरियंस मैम इसी तरह यस, से होता है। यस। या मैम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी हो सकता है इसमें। जी हाँ, मतलब इसमें काफी चीजें और होती हैं, मतलब करनी तो ऑप्टिमाइज एक वेबसाइट है, बट उसके अंदर और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से वो ऑप्टिमाइज हो पा रही है। जैसे ट्रैफिक हो गया, कन्वर्जन रेट हो गया, यूजेबिलिटी हो गई। ठीक है। हमें वेबसाइट की यस मैम। परफॉर्मेंस मेंटेन करनी होती है एक तरह से। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन ये चीज है कि हमें उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में उसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड हो। जैसे कि अभी किसी स्टूडेंट ने कहा वो यूजर फ्रेंडली हो, यस उस, मैम। उसमें अच्छे कन्वर्जन रेट्स आए। ठीक है, और अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन है क्या हमारा वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन का। तो वो है, द गोल ऑफ वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन इज टू इंक्रीज ट्रैफिक, जो कि मैंने अभी आपको कहा, वेब ट्रैफिक इंक्रीज करने में हेल्प करता है हमारा वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। इंगेजमेंट बढ़ाता है वो, जितने ज्यादा सर्चेज होंगी उतनी इंगेजमेंट बढ़ेगी। कन्वर्जन, कन्वर्जन रेट, रेवेन्यू, जितने कन्वर्जन, जितने लोग आएंगे उतना रेवेन्यू जनरेट होता जाएगा आपकी वेबसाइट पे। इट कैन हेल्प अ वेबसाइट रैंक हायर, वेबसाइट की रैंकिंग और ऊपर जाएगी और अच्छी रैंकिंग होगी ऑन गूगल, विच कैन लीड टू मोर विजिटर्स। ठीक है, जितनी अच्छी ट्रैफिक होगी, जितनी अच्छी रैंकिंग होगी, उतने ज्यादा विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, ट्रैफिक जनरेट होगा, और साथ में मतलब जो भी आपकी ऑडियंस है, जिसके जो भी उस वेबसाइट के बारे में सर्च कर रही है, वो उसको हेल्प करेगी उस पे ट्रैफिक अच्छा इंप्रूव होने में, एंगेजमेंट इंप्रूव होने में। दैट इज व्हाट इज वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें अभी जेरी ने बताया कि एसईओ का एक पार्ट है, कंटेंट मार्केटिंग भी है, जैसे गूगल सर्च कंसोल है वो टूल्स में आ जाता है, फिर लिंक बिल्डिंग हो गया। मतलब इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, बहुत वास्ट है। जैसे हम अगले सेशंस में पढ़ेंगे एसईओ के बारे में, जो बहुत बड़ा है, उसका और कितने टाइप्स हैं, क्या है उसमें, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम इसमें। तो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन का मेन मोटिव यही है कि हमें ट्रैफिक जनरेट करना है जितना ज्यादा हम कर सकें, कन्वर्जन लाने हैं वेबसाइट पे, रेवेन्यू जनरेट करना है, दैट्स ऑल। मैम मेनली जो है इस तरह से मैम एफिशिएंट और इफेक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी होगी मैम, जिससे मैम यूजर की जो नीड्स हैं वो भी पूरा हो जाए और बिजनेस के जो गोल हैं वो भी पूरे हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑब्वियसली हम एक वेबसाइट जब भी डिजाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो हम उसको ऐसे तरीके से क्रिएट करते हैं कि जो भी मतलब ऑडियंस, मान लो मेरी कोई वेबसाइट है, मैंने क्रिएट की है, अब आप लोग वो बैठ के देख रहे हो, तो आप उसमें मेरे वेबसाइट की ऑब्वियस सी बात है कि एक एक चीज बहुत बारीकी से देखोगे कि मैंने अपनी कंपनी का अबाउट क्या डाला है, मैंने उसमें विजन क्या डाला है, मिशन क्या डाला है, मेरी कंपनी क्या ऑफर करती है, या मतलब जो भी चीजें हैं, अच्छे से आर्टिकल्स डालना, अच्छे से व्लॉग्स डालना, मेंटेन करना उसको, डेली पोस्ट करना, कंसिस्टेंट रहना अपनी वेबसाइट पे कि उस पर अच्छा ट्रैफिक जनरेट हो, अच्छी विजिट करे, अच्छे से लोग विजिट करे, विजिबिलिटी इंक्रीज हो, उसी से हमारा डाटाबेस ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। दैट इज व्हाट इज वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? किसी को कुछ पूछना है? मैम वेबसाइट बनाना सिखाया जाएगा सर, विपुल सर ने बताया था कि वो बताया जाएगा। हाँ, मतलब आपको एक रफ आइडिया बताया जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि हम, देखो वेबसाइट बनाना तो मेन जो मोटिव वेबसाइट बनाने वाला है वो कोडिंग एंड ऑल बीसीए वाले स्टूडेंट्स को वो चीजें सिखाई जाती है। बट हाँ, ये है कि एक ब्रीफ आपको बताया जाएगा कि वेबसाइट क्रिएट की कैसे जाती है। मतलब हम एक ब्रीफ आपको देंगे कि हाँ ये चीजें लगती है वेबसाइट बनने में, बट ये नहीं, मतलब मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी नहीं कि हाँ ऐसे वेबसाइट बनेगी, ये हमें करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत लैंग्वेजेस कोड्स सीखने पड़ते हैं, तब वेबसाइट बनती है, ऐसे नहीं बनती है।
ओके। हाँ जी, मतलब मैं आपको एक नॉलेज दे दूंगी उसके ऊपर कि हाँ ऐसे वेबसाइट बनती है, बट वेबसाइट बनाना नहीं सिखा सकती हूँ क्योंकि वो तो अभी मुझे भी नहीं आता है। ठीक है, व्हाट इज अ वेबसाइट? A website is a collection of files accessed through a web address covering a particular theme or subject and managed by a particular person or organization. वेबसाइट क्या होती है? एक लिंक होता है, एक हाइपरलिंक होता है, या एक टेक्स्ट होता है जिसको हम सर्च करते हैं, एक यूआरएल होता है जिसको हम गूगल पे सर्च करते हैं, उसको ओपन करते हैं, उससे हम एक्सेस कर पाते हैं एक वेबसाइट के लिए, जिसमें वेबसाइट के अंदर बहुत अलग अलग चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं, अलग अलग थीम्स देखने को मिल सकती है, अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं उसमें, मतलब कुछ भी जैसे अब हम विधुन लर्निफाई एक वेबसाइट है, उसको सर्च कर रहे हैं तो उसमें हम क्या सर्च कर रहे हैं? मान लो अब आप सर्च कर रहे हो, आप एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च करोगे, जो एचआर की लेना चाहता है वो एचआर के बारे में सर्च करेगा, जो जिस भी चीज की लेना चाहता है वो उसके बारे में सर्च करेगा। तो वेबसाइट एक वेब पेज है जो लिंक किया जाता है हाइपरलिंक्स और हाइपरटेक्स्ट के साथ। The website's web pages are linked with hyperlinks and hypertext and share a common interface and design. The website might also contain some additional documents and files such as images, videos, or other digital assets. This is what is the website is, and it is designed with such documents which is called images, videos, digital assets. अब देखो हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। आपको लगता होगा कि मतलब सीधे एक लिंक डाला या कुछ भी ऐसा किया तो वेबसाइट बन गई, उसके लिए हमारे पास बहुत अलग अलग स्टेप्स होते हैं, हमारे पास एक पूरा प्लान होना चाहिए पहले रेडी कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं तो हम वो किस लिए बना रहे हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है एक वेबसाइट को डिजाइन करने का, मतलब हम हमारा गोल क्या है उस वेबसाइट को डिजाइन करने का, हम उस वेबसाइट को बनाकर अचीव क्या करना चाहते हैं। हम डोमेन नेम भी तो डिसाइड करना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रही हूँ ना, ऑब्वियसली हमें एक प्लान बना के चलना है ऑर्गेनाइज तरीके से, जिसमें हमारे पास हर चीजें ऑलरेडी डिजाइन होनी चाहिए ऑलरेडी। आप ये जब आप वेबसाइट बनाने बैठ रहे हो आप उस टाइम बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको क्या नाम रखना है अपनी वेबसाइट का, या क्या करना है, कैसे क्या होगा, मतलब इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है। पहले आप प्लान करोगे कि आपने क्या डोमेन नेम रखना है, क्या आपने कैसे एक वेबसाइट को डिजाइन करना है, आप कैसे उसको डेवलप करोगे, फिर उसके बाद वो जब डेवलप हो गए पूरी तैयार हो जाएगी, फिर उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होगी। आपको देखना है पहले किस टाइप की वेबसाइट आपको चाहिए, ठीक है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू करोगे, मेन मोटिव होगा आपका इंफॉर्मेशन गैदर करना उस वेबसाइट से रिलेटेड। फिर आप उसके बारे में क्या करोगे, अपने वेबसाइट को जब आप बना रहे होंगे तो आप उसके स्टाइल, उसका ब्रांड, उसकी थीम, उसके सब्जेक्ट, ये सब चीजें डिजाइन करोगे। आप देखोगे कि आपको इंटीरियर क्या चाहिए, एक्सटीरियर क्या चाहिए उस वेबसाइट का, क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे ग्राफिक्स आप डिजाइन करोगे, ये सब चीजें लगेगी, ठीक है। उसके बाद उसका डेवलपमेंट, अपनी साइट को डेवलप करोगे, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओगे, एक मैकेनिज्म बनेगा उसका, उसमें इफेक्टिव पेजेस ऐड करोगे कि जो भी ऑडियंस उसे देख रही है उसको वो क्रिएटिव लगना चाहिए, इनोवेटिव लगना चाहिए। फिर उसके बाद आप उसको डेवलपमेंट करने के बाद आप उसकी टेस्टिंग करोगे, आप एक बार चेक करोगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो ठीक से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर जब आप उसे लॉन्च करोगे अपनी वेबसाइट को तो आप उस पर पब्लिश करोगे अपने आर्टिकल्स या अपना कंटेंट, उसको अच्छे से आप प्रमोट करोगे, उसके बाद जाके आपकी वेबसाइट डिजाइन होगी। मतलब ये तो मैंने आपको एक रफ आइडिया बताया है, बट अभी आगे मैं आपको प्रॉपरली थोड़ा स्टेप वाइज भी एक्सप्लेन करूंगी। देखो, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। पहला हमारा स्टेप होता है गेट अ डोमेन नेम एंड यूआरएल,
ठीक है। जैसे अब विधुन लर्निफाई हमारे पास था, तो पहले हमने उसका नेम डिसाइड किया, उसके बाद उसका हमने यूआरएल जनरेट किया। मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, मैंने नहीं बनाया है वेबसाइट, बट मैं फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, विधुन लर्निफाई हमारा डोमेन नेम डिसाइड हो गया। उसके बाद हम ऑब्वियसली कंपनी की एक मेल आईडी बनाएंगे, तभी वो डोमेन नेम से मैच करेगी। जितना भी हमारी वेबसाइट का मतलब कंटेंट है या जो भी है, उसकी कॉन्फिडेंशियल चीजें, वो सारी हमारी मेल पे आनी चाहिए। फॉर अ रिकॉर्ड हमें उसको रखना पड़ेगा ना। तो सेटअप एन ईमेल एड्रेस टू मैच योर डोमेन नेम। फाइंड अ वेब होस्टिंग कंपनी, हमें वेब होस्टिंग कंपनी फाइंड आउट करनी है कि उसका एग्जैक्ट प्लान क्या है, क्या होती, मतलब वो क्या प्रोवाइड करती है हमारे सर्वर्स को। हमें उसके बारे में एक रिसर्च करना है पहले कि एग्जैक्टली हमें अपनी जो वेबसाइट डेवलप करनी है वो किस तरीके की होनी चाहिए, कैसे हमें डिजाइन करना है, हमें ग्राफिक्स डिसाइड करने पड़ेंगे, हमें कलर कोऑर्डिनेशन देखना पड़ेगा, कोड्स देखने पड़ेंगे, इमेजेस देखनी पड़ेगी, एवरीथिंग इट कवर्स अंडर द वेब होस्टिंग। ओके, एंड देन यू विल डिजाइन योर वेबसाइट, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था। डिजाइन करने के लिए क्या लगेगा, प्लान लगेगा, ठीक है। फिर आप उसको डिजाइन करोगे, डिजाइन करने के बाद आप उसे डेवलप करोगे, फिर उसकी टेस्टिंग करोगे, फिर आप अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू करके चेक करोगे, फिर आप उसे लॉन्च करोगे, ठीक है। बिल्ड योर वेबसाइट, बिल्ड वो होगी वो जब वो आपकी वेबसाइट बिल्ड तभी होगी जब आपका कंटेंट तैयार होगा, ठीक है। वेबसाइट के लिए आपको कंटेंट पहले रेडी करना होगा, तभी आप उसको मैनेज करके ऐड कर पाओगे अपने वेबसाइट पे। तभी लास्ट स्टेप जो है पब्लिश योर वेबसाइट, वो फुलफिल होगा। पहले आपको हर चीजें टेस्टिंग करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। unless and until everything is ready, you can't publish anything on it. So you have to design it, and you have to make the structure of your website so wisely that it targets your audience, whosoever is going to see that website. Okay. मैम लीगल कंप्लायंस इज आल्सो नेसेसरी। हाँ जी, लीगल कंप्लायंस इज आल्सो नेसेसरी मैम, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस जो एग्जैक्टली लीगल। अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होना बहुत जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल वी विल ऐड इट, देखो वो तो एक सेट ऑफ प्रोसेस और प्रोसीजर है, वो होना बहुत जरूरी है। हर कंपनी के बारे में वो ऐड होगा ही होगा उस पे, उसके डोमेन पे, उसकी वेबसाइट पे। अदरवाइज देखा जाए तो बहुत ज्यादा रिस्क रहता है एक वेबसाइट क्रिएट करने में, कुछ भी, कोई भी फ्रॉड कुछ भी कर सकता है। वैसे भी ऑनलाइन बहुत सी चीजों में फ्रॉड होता है, कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो सबको फेक लगेगी। सो लीगल कंप्लायंस बहुत सही आपने ये एग्जांपल दिया है, वो होना जरूरी है। मतलब एक आपको अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर ऐसे तरीके से क्रिएट करना है कि वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हो, एवरीथिंग शुड बी मैनेज्ड इन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। मैम आगे कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मेंटेनेंस भी तो रेगुलरली करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कंसिस्टेंट रहना सबसे इम्पोर्टेंट रोल ही कंसिस्टेंसी है डिजिटल मार्केटिंग में। वो हर चीज में है, चाहे आप सोशल मीडिया में जाओ, चाहे आप एसईओ में जाओ, चाहे वेबसाइट में जाओ, एनीथिंग एनीथिंग यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। यू हैव टू पोस्ट, you have to write your content consistently, manage it consistently। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो वहां पे लैक ऑफ रेवेन्यू, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ डेवलपमेंट, ये सब चीजें आपको डाउनफॉल के लिए लीड करेंगी। एंड इफ यू डोंट वांट टू डील विद एनी सॉर्ट ऑफ डाउनफॉल, तो आपको ये चीजें मैनेज तरीके से चलानी होंगी। व्हाट इज वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन? Website optimization is the process of improving your website's performance across various areas such as web traffic, conversion rates, and usability. देखो, वेबसाइट की परफॉर्मेंस कहाँ खराब हो रही है वो आप चेक कर सकते हो थ्रू एसईओ। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करोगे, वहां से आपको कन्वर्जन रेट, यूजेबिलिटी, वेब ट्रैफिक सब कुछ दिखेगा, जो भी कीवर्ड्स आपने उसमें डाले होंगे। कल आप सब मुझे पूछ रहे थे ना कि कीवर्ड्स क्या होते हैं।
Yes, ma'am. हाँ जी, तो कीवर्ड्स आप जब भी अपनी वेबसाइट बनाओगे, आप उसमें कोई ना कोई कीवर्ड जरूर ऐड करोगे, ठीक है। जैसे मान लो अब विधुन लर्निफाई हमारी वेबसाइट है, ठीक है, तो अब उसमें हमने क्या कीवर्ड ऐड करने हैं। विधुन लर्निफाई क्या ऑफर करती है? एजुकेशन, ठीक है, मतलब हम ट्रेनिंग्स देते हैं, ट्रेनिंग एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। विधुन लर्निफाई एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। दूसरा कीवर्ड हो गया हमारा एड्यूटेक कंपनी, थर्ड हो गया समर ट्रेनिंग हो गया, 5 मतलब कुछ ऐसे रिलेटेड टू स्टडी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, एचआर ट्रेनिंग, जितनी भी ट्रेनिंग्स हम ऑफर करते हैं वो सारे हमारे कीवर्ड्स बन गए। जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे उतना ज्यादा हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और इंक्रीज होगी, वेब ट्रैफिक उसमें और इंक्रीज होगा, उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, विजिबिलिटी भी इंक्रीज होगी वेबसाइट की, वो ट्रैफिक जनरेट करेगा, इंक्रीज इन ट्रैफिक, इंक्रीज रेवेन्यू वाया कन्वर्जन्स, improve brand visibility and brand awareness। वेबसाइट की परफॉर्मेंस जितनी इंप्रूव होगी उतनी उसकी रैंकिंग हाई होगी। वही हमारा रोल एसईओ प्ले करता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एसईओ के ऊपर भी एक पूरा ट्रेनिंग सेशन बनाऊंगी, क्योंकि एसईओ बहुत वास्ट है, वो एक स्लाइड में तो नहीं सीख पाएंगे, इसलिए एसईओ के ऊपर एक और सेशन होगा, उसमें आपको मैं अच्छे से डिटेल से बताऊंगी। अभी तो ये वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन का है, तो इसमें मेनली हमारा वेबसाइट परफॉर्मेंस को ही इम्प्रूव करना रहता है, जिसमें आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि एग्जैक्टली वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन है क्या। मैम वेबसाइट रैंकिंग का मतलब क्या ये है कि जैसे हम लोग सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च करते हैं तो पहले कौन सी वेबसाइट आएगी, बाद में दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, ऐसा बिल्कुल कुछ है? बिल्कुल, हाँ जी, वो पता कैसे होता है, अब देख लो विधुन लर्निफाई की तो एक ही वेबसाइट है, तो वो एक ही नंबर 1 पे आएगी। अब हमने जो अपने कीवर्ड्स लगाए होंगे वो उस हिसाब से आएगी। मान लो आप कोई ऐसा कीवर्ड सर्च कर रहे हो गूगल पे जो मतलब अभी जैसे मॉनसून चल रहा है, ठीक है, मॉनसून से रिलेटेड आपने कुछ भी सर्च किया, जैसे मतलब लोग अभी विजिट कर रहे थे, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, लोग हिमाचल विजिट कर रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा समर में बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी थी, ठीक है, तो लोग ठंडे इलाकों में जाना चाह रहे थे, जैसे कि हिमाचल थोड़ा ठंडा है पर फिर भी, जैसे मान लो आपने गूगल पे सर्च किया कि बेस्ट बेस्ट डेस्टिनेशंस टू विजिट हिमाचल, ठीक है, तो ज्यादा ठंडा एरिया शिमला हो गया, मनाली हो गई, ये 2-3 एरियाज है जो काफी ठंडे हैं, धर्मशाला हो गया, ठीक है। तो अब मान लो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट लोकेशंस, तो बेस्ट लोकेशंस के हिसाब से अब शिमला आ गया पहले पे, मतलब मेरे हिसाब से शिमला आ गया, मनाली आ गया, धर्मशाला, ऐसे ऐसे करके, मतलब अब वहां पे ये कैसे डिसाइड होगा, ऑब्वियसली उनके डिग्री सेल्सियस से मेजर हो सकती है ना ये चीज, कि वहां पे क्या वेदर कंडीशंस है, गर्मी है या ठंड है या कैसा है, तो लोग उस हिसाब से सर्च करके जाते हैं। जो लोकेशंस की सॉरी जो भी वेबसाइट्स की रैंकिंग टॉप होगी वही वैसे आएंगी। जैसे आपने अब ऑब्वियसली टूरिस्ट आएंगे तो वो स्टे के लिए होटल्स ढूंढेंगे, वो स्टे के लिए हॉस्टल्स ढूंढेंगे या कोई होम स्टे सर्च करेंगे। मान लो वो गूगल पे एक कीवर्ड सर्च कर रहे हैं बेस्ट होटल्स इन धर्मशाला, तो जो जिस वेबसाइट की, जिस होटल की सबसे अच्छी रैंकिंग होंगी, रिव्यूज होंगे, फूड होगा, मतलब जिसकी विजिबिलिटी अच्छी होगी जिसकी वेबसाइट की, बस वो टॉप रैंकिंग्स में आएंगी और लोग वही जाना प्रेफर करेंगे। मान लो पहले 10 रिजल्ट्स सर्च इंजन पेज पे पहले 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो जब जो सबसे पहले नंबर पे होगा उसमें कुछ बात होगी, उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग, उसका एसईओ उतना अच्छा हुआ होगा, इस वजह से आ रहा है। अब वेबसाइट के बेनिफिट्स क्या है, मेरा पहला पॉइंट ही इंप्रूव एसईओ रैंकिंग है। जब तक आपकी एसईओ रैंकिंग अच्छी नहीं होगी आपका रिजल्ट पेज कभी उस पे शो ही नहीं होगा, सर्च इंजन पे कभी शो नहीं होगा वो। आपको अपने कीवर्ड्स बहुत सोच समझ के बहुत इफेक्टिवली डालने हैं कि वो कस्टमर तक पहुंचे। मतलब मान लो आपका कीवर्ड ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने वो सर्च किया है तो वो मतलब आपके टॉप 10 रिजल्ट्स में शो हो ही जाए आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। बस मैम। फिर अभी हमारा पहला पॉइंट वेबसाइट बेनिफिट्स में इंप्रूव एसईओ रैंकिंग्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज लीड्स फ्रॉम ऑनलाइन। थर्ड पॉइंट है
क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। अब वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे आप कस्टमर्स के लिए? आपको कस्टमर्स को इतना पोटेंशियल कंटेंट देना है, इतने पोटेंशियल वेबसाइट क्रिएट करके देनी है कि कस्टमर्स एंगेज हों उस वेबसाइट से। मान लो आप कोई भी XYZ वेबसाइट सर्च कर रहे हो, ठीक है, आप उस वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, आप उस वेबसाइट में देख रहे हो, क्या क्या देख रहे हो, क्या ये चीज हमें ऑफर कर रहा है, क्या हमें इससे बेनिफिट्स हैं, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और हमें क्यों इस वेबसाइट को उतना देखना पड़ रहा है, या मतलब क्यों इतना ध्यान देना पड़ रहा है इस वेबसाइट पे। कस्टमर अगर इंगेज ही नहीं होगा तो उस वेबसाइट का कोई बेनिफिट ही नहीं है, उस वैल्यू का कोई बेनिफिट ही नहीं है। कस्टमर ही सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे मार्केटिंग फील्ड में। कस्टमर की वैल्यू होगी तभी हमें प्रॉफिट जनरेट होगा। अनलेस एंड अनटिल कस्टमर खुश नहीं है, प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बहुत जरूरी है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं सोचते हैं। बिल्कुल, कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है और कस्टमर को इम्प्रेसिवली हमें कंटेंट भी उतना अच्छा देना है। मतलब whatsoever we are offering, whatsoever product and services we are offering, it should be qualitative as well as quantitative for the customer and affordable for the customer to buy as well. So why do we need the website to be optimized? क्यों लगता है आपको एक वेबसाइट ऑप्टिमाइज होनी चाहिए? कोई आंसर देना चाहता है या मैं रीड आउट करूं? मैम वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन मैम इसलिए भी ज़रूरी हो सकता है क्योंकि मैम क्योंकि मैम जो है डायरेक्टली असर पड़ता है ना परफॉर्मेंस पे, या फिर यूजर एक्सपीरियंस पे, या फिर जो इफेक्टिवनेस है वेबसाइट की उसके ऊपर असर पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैम वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन होगा तो यूजर एक्सपीरियंस बेहतर हो पाएगा, है ना, हायर सर्च इंजन रैंकिंग हो पाएगी, उसके अलावा मैम कन्वर्जन रेट्स बढ़ेंगे, है ना, और ज़्यादा मैम फ्रेंडलीनेस भी होगी कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली, यूजर एग्जैक्टली। मतलब मैम यूजर फ्रेंडली होगी वेबसाइट। अनलेस एंड अनटिल आपकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली नहीं है, उसमें ट्रैफिक जनरेट ही नहीं होगा। आपकी वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। मतलब उसमें हमें कुछ ना कुछ थीम हो गया, उसका सब्जेक्ट हो गया, उसका कलर हो गया, मतलब एनीथिंग व्हाटसोएवर यू आर यूजिंग इन योर वेबसाइट, इट शुड बी so effective and so creative that it targets your customer मैम and कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी कई बार हो जाता है, और हाँ जी, उसके अलावा मैम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मैम मिलता है कई बार। अगर मेरी वेबसाइट ज्यादा अच्छी है तो लोग मेरे वेबसाइट पे ज्यादा आना पसंद करेंगे। बिल्कुल। उसके अलावा लोग, मैम मैम सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर सकते हैं वेबसाइट की, बिल्कुल। जिससे मैम आप, कुछ फ्रॉड ना हो पाए, कुछ ऐसा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। मतलब आपको जो भी चीज आप ऑफर कर रहे हो, आपको अपने कस्टमर की नीड्स, वांट्स, डिमांड्स, ये चीजें फुलफिल करना बहुत जरूरी है। मतलब हम नहीं जान सकते कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है। आप हमेशा कस्टमर की जरूरतें पूरी नहीं भी कर पाओगे, कई बार आप रह भी जाओगे, कई बार आप चूक जाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें कॉम्पिटिटर रिसर्च क्यों करते हैं हम इस पे डिजिटल मार्केटिंग में, इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी वेबसाइट से दूसरों की वेबसाइट में एक कंपैरिजन देखते हैं कि हमारे में क्या ऑफरिंग्स नहीं है और दूसरे कंपेटिटर में क्या ऑफरिंग्स हैं। तो हमें उससे भी अच्छी ऑफरिंग्स करनी है कि हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो, हमारा कंटेंट उतना पोटेंशियल हो कि हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा हो, उसकी सोल को सेटिस्फाई कर रहा हो, हमारी नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स कस्टमर को फुलफिल करें। हमारा मेन मोटिव यही होना चाहिए। ये तीन तीन चीजें याद रखना, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स, ये तीनों फुलफिल होनी चाहिए, तभी हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो पाएगा इन मार्केटिंग। इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग हमारा गुरु, मतलब भगवान ही रख लो, कस्टमर हमारा भगवान है। मैम आई थिंक मैम जो है, लेकिन मैम ऑप्टिमाइजेशन मैम इतना भी ज्यादा आई थिंक नहीं होना चाहिए कि अगर मैम बहुत ज्यादा हैवी पेजेस हो गए तो लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर लोगों को अगर वेबसाइट खोलेंगे लोड बहुत ज्यादा टाइम लोड होने में लगेगा तो बैक करके किसी और वेबसाइट को खोल लेंगे।
बिल्कुल। मतलब वो टाइम का जो हमारी वेबसाइट में जो भी चीजें यूज हो रही है उसको डिजाइन करने के लिए वो टाइम टेकिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसी के लिए मतलब वो एक तरीके से उस मैकेनिज्म को क्रिएट करना पड़ेगा कि वो टाइम कंज्यूम ना करे। कस्टमर अगर वेबसाइट को ओपन कर रहा है वो 2 to 3 seconds के अंदर अंदर ओपन होनी चाहिए। इफ इट टुक 10 seconds द कस्टमर विल मूव ऑन टू द अदर वेबसाइट। यस ये मैम। एक बहुत बड़ा लैक होगा वेबसाइट का अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा है ओपन होने में। बट ये मतलब एक वेबसाइट जब इस्टेब्लिश होती है तो शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आज के टाइम में कोडिंग से अदर लैंग्वेजेस से ये चीजें थोड़ी सी इजी हो चुकी है और थोड़ी बेटर भी हो चुकी हैं पहले के कंपैरिजन से। पहले थोड़ा टाइम लगता था बट अब तो श्रेया मुझे नहीं। श्रेया श्रेया दो प्लीज डू 2 मिनट होल्ड। ओके सर। हाँ, बेसिकली आप लोगों के ग्रुप पर एक इंफॉर्मेशन फ्लोट की होगी आज, जो आप लोगों का ऑफिशियल एक बैच का ग्रुप है, कि आप लोग अगर बैच 1 में जिन लोगों को ज्वाइन कराया गया है वो अगर अपने किसी भी बैचमेट या फ्रेंड्स को लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में या आपके किसी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में हो, आप अगर उनको रेफर करते हैं, ठीक है, कि हाँ क्यों विदुल लर्निफाई के समर ट्रेनिंग या समर इंटर्नशिप के प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए, आपके खुद के फीडबैक्स क्या हैं, आप उनको वो शेयर कर सकते हो। और अगर वो आपके थ्रू ज्वाइन करते हैं, कंपनी पर रेफरल पर 100 रुपीज उस कैंडिडेट को पे कर रही है। आज ही आप लोगों के जूनियर या आपका बैचमेट बोल दे उसने 2 रेफर किया, तुरंत कंपनी ने अपने एंड से उसको पे किया है एंड अभी लीड बोर्ड पे वो आगे चला। जो इस टॉप 5 लीड इस लीड बोर्ड में टॉप 5 में आएगा, उन लोगों को कंपनी अपने तरफ से आप लोगों को कोई बढ़िया इंटर्नशिप हो सकता है टॉप प्रायोरिटी पर आप लोगों को दिलवाएगी। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी पर रखेगी कि हाँ इन 5 लोगों को कंपनी की तरफ से अलग से इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ आप लोगों ने हमारी मार्केटिंग में हेल्प किया, कितनी सेल्स आप लोगों ने हम लोगों की करवाई, ये भी एक सर्टिफिकेशन अलग से कंपनी हर एक बच्चे को देगी जो इसमें हम लोगों को हेल्प आउट करेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? भाई कुछ दिक्कत हो तो बोलो। यस सर। दिक्कत नहीं ना है? नो सर। सपोर्ट कर अपने जितने भी बैचमेट। हाँ अमरप्रीत बोलो। नथिंग सर, नथिंग नथिंग। ठीक है, जितना आप लोग अपने एंड से सपोर्ट कर सकते हो उतना कर सकते हो। ठीक है, चीजें अब एकदम ओपन है आप लोगों के सामने, कुछ भी ऐसा नहीं कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है ये वो एक्स वाई जेड। निकाल दो थॉट्स, माइंड में से बाहर निकालो एक वक्त के लिए और उस पर ध्यान दो कि हाँ भाई हमें करना क्यों है और क्यों बाकी से अलग हो गए हो। अब आज से अलग हो आप लोग। मैं ये इंश्योर करता हूँ 50 बच्चे 55 बच्चे जो भी हमारे बैच में वो अगले साल बाकी बैच में से कुछ अलग करके जाएंगे। ये मेरी इंश्योरेंस ले लो, गारंटी ले लो, वारंटी ले लो। वो मैं कह सकता हूँ वो वाला नहीं है, 85 वाला खटाखट प्लान नहीं है। बट हाँ, प्रोसेस फॉलो करोगे तो जरूर कुछ ना कुछ आप लोगों को बढ़िया मिलेगा। आप लोगों ने बिलीव किया, बिलीव का रिजल्ट आपको हम लोग दे दिए सामने कि हाँ हम लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। बट आप अगर किसी और को रेफर करते हो तो उस चीज का भी आपको बेनिफिट कंपनी ने बता दिया क्या है। आज तक पिछले 3 सालों में कभी कंपनी ने इस तरीके का रेफरल प्रोग्राम नहीं दिया था। फर्स्ट आप लोग हो जिसको ये रेफरल प्रोग्राम का बेनिफिट दिया गया। ठीक है, आप लोग चाहे कहीं से भी किसी भी बच्चे से पता कर लेते उनको कोई रेफरल का बेनिफिट मिला और नहीं मिला होगा। कंपनी B2B काम करती थी, आप लोगों को B2C में ये बेनिफिट मिल रहा है, एजिंग मिल रही है करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप अगर किसी को रेफर करते हो और अगर उसको कोई डाउट आता है आप उसको कह सकते हो, कंपनी के नंबर पे कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर ले, कंपनी उसको एक्सप्लेनेशन दे देगी और उसकी पेमेंट आप करवाने के बाद उसकी फी रिसिप्ट कलेक्ट करके कंपनी के नंबर पे फॉरवर्ड कर देना। अभिजीत वेट में आ रहा हूँ, दूसरे सेशन में कुछ बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप लोग इस चीज पर ध्यान दें। ठीक है,
टिल देन आप लोग अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते। श्रेया, यू कैन कंटिन्यू द सेशन। ओके, थैंक यू सर। Okay, so why do we need the website to be optimized? Optimization improves the efficiency of the website at converting visitor traffic into email subscribers, readers, or paying customers. In turn, improved efficiency leads to greater return of investment on customer acquisition and traffic generating campaigns such as web searches, Google AdWords, social media, and email marketing. So yeah, यहाँ तक मैं आप लोगों को काफी हद तक क्लियर कर ही चुकी हूँ कि मेनली वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव करती है हमारी वेबसाइट को परफॉर्म करने में, जिसमें कि मेनली हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हमारी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली हो, यूजर एक्सपीरियंस हो, उसके कोर वाइटल स्ट्रॉन्ग हो, कि जो भी हमारा कस्टमर सर्च कर रहा है हमारे गूगल पे या जहाँ पे भी हमारी वेबसाइट को, वो मतलब जो हमारी वेबसाइट है वो बहुत इफेक्टिव हो, कि उसमें कन्वर्जन रेट्स भी अच्छे आए और अच्छा ट्रैफिक जनरेट हो पाए। दैट इज व्हाई वी वांट कि हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड हो। सो अब इसमें कुछ की एलिमेंट्स हैं जो हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ। अ हेडलाइन और की मैसेजेस रिलेटेड टू द कंपनीज वैल्यू प्रपोजिशन। कंपनी की जो भी वैल्यू प्रपोजिशन है उसमें ये मेन हेडलाइन होता है वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, जिसका रोल है क्लियरली आइडेंटिफाई करना बेनिफिट्स को, हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, कि हम कस्टमर तक जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स तक डिलीवर होने चाहिए, उनकी डिमांड्स फुलफिल होनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, देयर शुड बी नो लैक। द वैल्यू ऑफ कंपनी इज द वैल्यू ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है, आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो अपने कस्टमर को, वो चीज आप डिलीवर कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो प्रोडक्ट क्यों परचेज कर रहे हैं आपसे, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता ही है ऑब्वियसली। तो आप आपका मेन मोटिव है कि आप क्लियरली आइडेंटिफाई करो कंपनी की वैल्यू प्रोपोजिशन को, मेन मोटिव ये होता है इसमें। सेकंड मोटिव है हमारा द यूज ऑफ विजुअल मीडिया लाइक फोटोग्राफी और वीडियो। मतलब हमें अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की इतनी अच्छी तरह से विजुअल मर्चेंडाइजिंग करनी है, उनको इतने अच्छे से डिस्प्ले करना है कि वो प्रोडक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करे, इम्प्रेस करे, कि कस्टमर एक प्रोडक्ट से अटैच हो जाए, दैट द कस्टमर शुड डेफिनेटली परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। Main motive is this. That's why we are mentioning the visual part. The visual merchandising of a product is mandatory in any particular source of marketing. Then we come to the length of a form varies, the number of required fields or the older completion. जो भी हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसमें फॉर्म ऑफ लेंथ वेरी करती है, वो फील्ड्स रिक्वायर करती है हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तभी बंदा ऑर्डर करेगा, मतलब तभी आपका कस्टमर ऑर्डर करेगा, वो परचेज करेगा प्रोडक्ट एंड सर्विस को। अगर आप उसको उतना बेनिफिशियल प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो कि उसको इफ बट वाला थॉट मन में लाना ही ना पड़े कि व्हाई शुड वी परचेज एंड व्हाई शुड नॉट वी परचेज द प्रोडक्ट और सर्विस। Then further is the prominent display of customer case studies that describes their success using your product or service. कस्टमर एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परचेज करने के बाद उस प्रोडक्ट को कोरिलेट करेगा किसी ना किसी प्रोमिनेंट स्टडी, किसी ना किसी डिस्प्ले, किसी ना किसी प्रोडक्ट के विजुअल मर्चेंडाइजिंग के थ्रू, जिससे कस्टमर की सोल अटैच्ड हो एक प्रोडक्ट और सर्विसेज से। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाई हो अपने परचेज से।
They should not regret why did we purchase this particular thing. Then next is the visual style, text, and placement of a call to action button or link once a customer is ordering or purchasing. Yesterday also we had a word on this, that the customer should not think again and again to purchase any particular thing. अगर कस्टमर बार बार ये सोचेगा ना हम ये प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं, तो उसके मन में ये इफ बट वाली चीज आएगी. बट इफ यू टारगेट your customer with an attractive product, with impressive product, like the visuals of the product should be so eye catchy that they should definitely purchase it. The organization of the website's navigation, like website's navigation should be very effective. Okay, the website's navigation is totally based on your user interface. Like whosoever is visiting, you can find it out whatever content features they are looking for. Mainly the navigation tools can vary your website from one website to another website. So it includes the tools which can help user to find out the site structure and navigate between other pages as well. So good navigation design is very important for a website to be designed. So we should keep our website navigated easily so that the customer finds out the web pages with user interface clearly. Then the next one is the placement of social sharing functionality. So social sharing functionality deals with the functions on any particular website which is related to user friendly interaction, various communities. That's it. It acquires the customers visiting on the media, on the social media or any Google search, wherever they are searching that function, they actually look what all the website is providing, what all functions the website is having. Mainly it focuses on this. It actually shares the content of the website and also the social media profiles on different digital channels. So the next is the appearance and organization of the web page for a visitor on a mobile device. So yeah, whatsoever web page we are searching its appearance, its organization. So when a visitor is searching any web page on a mobile device, the appearance totally looks different. And once if you are searching it on the PC or somewhere else, it is totally different. So whenever you are designing your website, you have to create user friendly content, user experience website, so you can target audience easily. So yeah, here are some website optimization tools, from which one is the site audit, the other one is the on page SEO checker. The third one you all might have heard, the Google Search Console. These are the tools which we use to optimize our website. Okay. So yeah, here are some practices for website optimization, where there are these four which I have added for now. Like there is technical SEO, user experience, core web vitals, and content marketing. So what they all deal with, like technical SEO is a part of search engine optimization only. So technical SEO deals with the process of ensuring that a website meets the technical requirements of modern search engines with the goal of improved organic ranking.
So the technical SEO is the, like I should say, the main core of SEO. What it does is, the main part of the SEO is to get our website rankings higher. Main role is this only. So what we do is, in technical SEO, that it is the core of SEO, as I told you. The technical SEO totally deals with the search engines to get higher rankings. But there are several techniques for technical SEO, which helps in the optimization of websites backend. Mainly, it focuses on the backend and the architecture to improve its performance and visibility of the search engines. Main focus of technical SEO is this only. It ensures the goal of a website to meet its technical requirements in modern world mainly. This is what technical SEO focuses on in the website optimization. Then here second is the user experience UX, which is the overall feeling a user has when interacting with a product, system or service. User experience, it is very correlated to the customer experience only. If it comes towards a feeling or interacting with products, so it is a how a particular person is interacting towards a product or a service, how they are feeling about it. It can include person's perceptions, how it is easy to use, the utility, the efficiency of the product. Then user experience can also refer to how people feel about any particular product or service, such as it could be a website or any application or anything. It can be any product, any service. So this is what deal with the user experience in the this core in this website optimization. Then the third one is the core web vitals. Core web vitals is a set of metrics that measure real world user experience for loading performance. It is the way which focuses on the metrics that measures how a user experiences their web pages, how they are loading, how they're interacting, how visual stability is running. Mainly, it focuses on the interactivity, visual stability of the page, then how it considers or recommends the site users to achieve their good core web vitals. So it is mainly the loading of the page only, the core web vitals. Then the third one is, sorry, the fourth one in the website optimization is the content marketing. Content marketing is marketing strategy that involves creating and sharing relevant content to attract, engage, and retain an audience. So content marketing is the marketing strategy of content which can be created by your own self, or it can be like you can research on a content on Google and find out effective content related to any particular topic, website, application, whatsoever it is. Content marketing is mainly a strategy which is to engage, retain audience, and attract your customers by creating and sharing relevant articles. It can be blogs, it can be videos, it can be podcasts, or any source of content whichever you are posting on social media, which can be related to whatsoever you want. This is the expertise which promotes brand awareness. Mainly content marketing is the one which promotes the brand awareness and keep your business on top level. This is how you can promote your content through marketing. So yeah, these are the four practices in front of you which helps our website to be optimized. And these are the like there are many more practices also, but these are the four which are very important and they should be considered the
main core of the website optimization. So yeah, any questions? No, ma'am. Anyone, like anything? Like I'll be telling you what is your task for tomorrow. Like it won't be very difficult. Like I showed you one slide in this, that there are some website to optimization tools. Yeah, like I have just added these 3 tools here. Like there are many website optimization tools. Please, I guess how many students are there right now? There are total 10 students. So everyone will find one. Wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 students are there. So everyone is going to find one tool of optimization, website optimization. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes. Yes, ma'am. देखो, सभी को मैं मतलब के क्लियर कर देती हूँ. अगर आप भी इस चीज पे वर्क करोगे, ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने में ही हेल्प करेगा. आप उस चीज पे रिसर्च करोगे, आप उसके साथ में भी कुछ और पढ़ो कि जो भी टूल आप रिसर्च कर रहे हो वो किस चीज के लिए हमारे हेल्प करता है, क्या काम आता है उस टूल का. मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, बट मुझे हर बच्चे से एक एक टूल चाहिए. सेम टूल भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. अगर कोई 2 बच्चे सेम टूल भी बता रहे हैं, देयर इज नो इशू. बट एटलीस्ट आप रिसर्च करो उस टूल पे कि व्हाट इज इट अबाउट, व्हाट इट डज, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल. मतलब जो भी, जैसा भी. इससे आप ही की हेल्प होगी, आप ही सीखोगे. मेरा तो क्या ही बेनिफिट है, मुझे तो पता ही है. और भी मैंने तो और भी नोट डाउन किए हैं, बट मैंने आपके लिए ही इस स्लाइड में 3 डाले थे कि आप एटलीस्ट रिसर्च करो, आप फाइंड आउट करोगे, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो. एंड एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस सेशन और एनीथिंग यू वांट टू से और you want to discuss or you want to ask from me, you can. मैम, मैम आप ग्रुप पर नहीं है क्या, वो हम लोग के बैच में वाले ग्रुप पर, डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप पर? मैं नहीं हूँ उस ग्रुप में. मैम पूछ रहे हैं आपसे. नहीं, मैं नहीं होंगी, शायद विपुल सर ही है उसमें, मैं नहीं होंगी. नो मैम, एक ही एडमिन है उसमें, सर है. हाँ हाँ, तो वो सर ही होंगे, मैं नहीं हूँ उस ग्रुप में. कुछ पूछना है आपने? मैम ये नहीं, आज वाली मैम, पीडीएफ चाहिए, वेबसाइट वाली जो मैम थी. कल वाले भी ये मैम तो पीडीएफ नहीं एक्चुअली मिली थी. आपको पीडीएफ तो नहीं मिलेगी आपको. एक्चुअली ये इसी में रहेगा. मतलब ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसमें ये वेबसाइट, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन आपको दिखाई है, ये इसमें ही मिलेगी आपको. ऐसे प्रेजेंटेशन देना अलाउड नहीं है. ओके मैम. हाँ जी. मैम आप इस आज मैम बात हुई रिकॉर्डिंग, थी, सर बता रहे थे वीकली नोट्स कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे. वीकली नोट्स के लिए कहा है सर ने? कोई नहीं, मैं सर से पूछ के आपको कल बता दूंगी उसके बारे में, जो भी वीकली नोट्स सर ने कहे हैं. वीकली तो मे बी मैंने आपको टास्क देना है, जो कि मैं सैटरडे के लिए दूंगी, क्योंकि सैटरडे को कोई सेशन नहीं होगा और संडे को ऑफ रहेगा. सैटरडे को आपको जो टास्क दिया जाएगा वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे. फिर मंडे को सेशन होगा, ट्यूसडे को डिस्कशन होगा, वेडनेसडे को सेशन होगा, थर्सडे को डिस्कशन एंड फ्राइडे. मतलब इन अ वीक आपको 3 सेशंस ही दिए जाएंगे. बीच में आप टास्क भी करेंगे. यस मैम. जी, और साथ में डिस्कशन होगी. मतलब हम आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहते. हम सीधे एकदम से तो पूरी ट्रेनिंग नहीं खत्म करेंगे. धीरे धीरे चीजें होंगी तो आप सीखोगे भी, इंगेज भी होगे. आप मुझसे कुछ पूछो, मैं आपसे कुछ पूछूंगी, तभी मजा आएगा ये चीज करने में. अदरवाइज इट विल बी लाइक कि मैं अपनी तरफ से प्रेजेंटेशंस दिए जा रही हूँ और आपकी तरफ से कोई आउटपुट है नहीं. तो ऐसे नहीं होगा ना. आई विल गिव यू अ गुड टास्क जिसमें आप अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से काम करो. सैटरडे ये वाले तो छोटे छोटे, ये 1-2 क्वेश्चंस पूछना तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है. इससे क्या होगा, हमारा सेशन ही इंटरैक्टिव बनेगा, और तो क्या ही होगा. सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू मैम, आस्क? हाँ जी. जैसे आज आपने ये वेबसाइट क्रिएशन का स्टेप्स बताया, तो ये तो स्टेप्स मतलब हम लोग ने सीख लिया, और चाहे आगे भी और डाउट हो तो सीख सकते हैं. तो फिर कोडिंग का रिलेशन क्या होता है? कोडिंग तो फिर दूसरी चीज हो गई, वो तो कोडिंग, बहुत टफ एक्चुअली होता कोडिंग है. इज अ पार्ट ऑफ like computer applications, and what we are doing, it is a part of marketing.
ये दोनों चीजें अलग है। कोडिंग इज अ पार्ट ऑफ, एज आई सेड, इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हाँ जी, हम एसईओ में भी थोड़ा बहुत कोडिंग करते हैं, बट वो हम तब करते हैं जब हम एसईओ को बिल्कुल डेप्थ से पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको जो एसईओ पढ़ाऊंगी उसमें कोडिंग का पार्ट नहीं है, बट या फॉर एग्जांपल हमने डाला है कि एचटीएमएल होता है, कोड होते हैं, सी प्लस होता है, जो भी है, सी प्लस प्लस, सॉरी, सी Yes, ma'am. प्लस है, C++, सी ओके प्लस। मैम। सो या जो भी मतलब लैंग्वेजेस हैं, हम मतलब सारी तो एसईओ में नहीं कवर करते हैं, बट या लाइक हमें वेबसाइट डिजाइन करनी होती है तो उसमें भी कोड्स डलते हैं, तभी हमारी वेबसाइट डिजाइन होती है। तो उसके लिए इन डेप्थ आपको लैंग्वेज ही सीखनी पड़ेगी, दैट तभी आप वो चीज कर पाओगे, ऐसे नहीं होता है वो। मतलब मैम मार्केटिंग में हमें सिर्फ स्टेप्स जानने की जरूरत है, और जैसे थ्योरेटिकल उतना तो अप्रोच आपको, जिसमें है। उतना जितना आपको स्टेप्स पता करना है उतना तो आप गूगल पे भी अगर सर्च करोगे कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, तो उतने स्टेप्स तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी सर्च करोगे हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, तो उस पे भी उतने स्टेप्स पता चल जाएंगे। बट प्रैक्टिकली आप वो तभी सीख पाओगे अगर आपको कोई गाइडेंस आगे से देगा, मतलब कोई आपको सिखाएगा कि एक वेबसाइट बनाई कैसे जाती है, उसके पीछे पहले आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी। जैसे अभी मैंने तो आपको सिर्फ 7 स्टेप्स बताए हैं, बट इसके पीछे और बहुत चीजें होती हैं। ओके मैम। जी, लाइक लैंग्वेज मेन तो यही है कि इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीख। पाइथन मैम, पाइथन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, सी प्लस प्लस या जावा। हाँ मैम जी, बट जावा। हाँ जी। आजकल वैसे मतलब विदाउट लैंग्वेज नॉलेज के भी हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, और मतलब जैसे कि गूगल का एक यस मैम। ब्लॉग स्पॉट होता है और वर्डप्रेस होता है, मतलब इन दोनों के थ्रू हम हाँ एक जी, वेबसाइट पब्लिश कर सकते हैं। अब तो मतलब उसमें मेन रोल एसईओ का होता है, ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग का ये पार्ट होता है कि उसमें बन जाता है। बट या जैसे एक विक्स करके अभी किसी ने मुझे पहले बताया था, उसमें भी हो जाता है, वर्डप्रेस पे भी हो यस मैम। जाता है, उसमें बन जाती है, विक्स पे भी ऐसे बन जाती है। बट या मतलब उसमें कोड्स डलते तो हैं, ऐसा नहीं है कि विदाउट कोडिंग आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। बट हाँ, जैसे एचटीएमएल है, एचटीएमएल अगर हो, और मे बी पाइथन की भी होती हैं, तो वो थोड़ी सी, जैसे विक्स की जितनी भी वेबसाइट्स मैंने अभी तक देखी हैं, वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे भी हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती है। वर्डप्रेस इंस्टेंटली ओपन हो जाता है, इसलिए वो इजीली क्रिएट हो जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ एसईओ। एसईओ में है वर्डप्रेस का रोल, उसके मैम जरिए बन जाती है वो। जो टाइम टेकिंग लेता है वो मैम होस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ जैसे हाँ। वेबप्रेस का होस्टिंग जो है फास्ट है, लेकिन अगर हम उस पे भी काफी सारी फाइल्स अपलोड कर देंगे तो तो वो वो स्लो हो होस्टिंग जाएगा। इतना स्लो हो जाएगा। तो उसके लिए हम्म। जैसे गोडैडी आता है, वो हम्म। होस्टिंग पेड प्रोवाइड करते हैं और अपना डोमेन भी। तो काफी लोग पहले स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस से एंड देन अपनी होस्टिंग ले करके उसी वेबसाइट को शिफ्ट कर देते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक एक्चुअली बोल मैम रहे मैंने भी बनाई थी वेबसाइट। हो। ओके, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो बच्चों के साथ। आ, बहुत इजी है वैसे। ब्लॉग स्पॉट के थ्रू मैंने बनाई थी एक वेबसाइट जिसमें मैंने डोमेन लिया था GoDaddy से, और डॉट मतलब GoDaddy से मैंने 49 रुपीज में .com लिया था। उस समय स्टार्टिंग हुई थी, 2017-18 की बात है। और उसमें मैंने अपने ब्लॉग्स पोस्ट किए थे, 1 मंथ के लिए मैंने रन करी थी। और ऐसे ही मतलब थोड़ा सा उस समय मतलब मेरे को इतना वो था ना, मतलब मन था कि ऐसा कुछ किया जाए, तो इस वजह से मुझे ऐसे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत करता रहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये चीज़ करी थी और काफ़ी इजी लगा था, इतना भी टफ नहीं था। लेआउट जो रहता है वेबसाइट का वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, उसके HTML कोड्स आते हैं, उसको सीधा अगर हम लोग पेस्ट कर देंगे तो हमारी वेबसाइट का लेआउट भी प्रिपेयर हो जाता है। और होम पेज और पोस्ट जो होती हैं उसमें हमें मीडियाज अपलोड करना भी अब ईजी है। ब्लॉग स्पॉट पे डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाता है कि मीडिया अपलोड कर दो, और जो लिखना है वो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम पब्लिश करते हैं तो हमें एक वेबसाइट मिल जाएगी बहुत इजीली। बट ये है कि उसको रैंक कराना मुश्किल है, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना है कि हर एक कीवर्ड पे बहुत सारी वेबसाइट हैं। जैसे हम्म। कि अगर हम बात करें, जैसे इंटर्नशिप अगर हम सर्च करते हैं गूगल पे, तो हम्म। सबसे पहले इंटर्नशिप डालते ही इंटर्नशाला आ जाता है। तो हम्म। उन्होंने जो है ये उन्होंने लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक करी है कि उन्होंने गूगल से अपने वेबसाइट को स्पॉन्सर करके रखा है, काफी हाई पे करा है, जिससे उनकी वेबसाइट जो है टॉप सबसे नॉच पे पहले शो दिखाती है, होती है। बट ऊपर उसके स्पॉन्सर लिखा रहता है कि ये हम्म। स्पॉन्सर्ड है, और वो इस सीजन में सबसे ज्यादा पे करती है।
तो मेन तो यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वेबसाइट तो सब बना लेते हैं। हाँ, मेन मतलब मेन काम ही एसईओ का है। जिसको एसईओ आ गया वो डिजिटल मार्केटिंग का किंग बन गया। मेन है ये एसईओ। हाँ, मेन एसईओ है। मतलब अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग मत सीखो, एसईओ सीखो। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में आई थी, मैंने एसईओ का बहुत मतलब ब्रीफ सीखा था, जिसमें मैं सिर्फ ऑन पेज और ऑफ पेज ही सीख पाई हूँ। पर जो टेक्निकल सीख गया वो एसईओ का मतलब एक पड़ाव पार कर गया। और जो गूगल का एसईओ काफी ज्यादा मतलब वास्ट है, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया पे वर्क नहीं करता है। हाँ, वो वो मतलब गूगल नंबर ऑफ, एनालिटिक्स, हाँ एड्स, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ, सर्च कंसोल, सब कुछ, ये सारा पार्ट ही गूगल का है। मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं जो शायद अभी मुझे भी नहीं पता है, बट इट इज वेरी वास्ट। और अगर आपको सीखना है तो फोकस ऑन द एसईओ। मतलब मैं तो एक सिर्फ सेशन दूंगी, बट उसके अलावा एसईओ बहुत वास्ट है। मतलब फोकस ऑन द टेक्निकल पार्ट, मेनली ऑन द टेक्निकल पार्ट। ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना है या बताना है? नो मैम। ठीक है, तो फिर सेशन को एंड करें यहाँ पे। थैंक यू मैम। थैंक यू ओके, मैम। थैंक यू। आप सभी Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। मीटिंग। Thank ओके, you, ma'am. थैंक यू।